भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है। आपने देखा होगा कि इसकी सारी योजनाएं भारत की जनता के लिए है। जब जब चुनाव जहां जहां भी हुआ, जनता बीजेपी के साथ रही और आगे भी जनता बीजेपी को विजय दिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ता है। देखिए, मेरा जो अनुमान है वो यही है कि लगभग 80 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी। आज वाराणसी नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत बदल रहा है। आज कम से कम अशोक तिवारी को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो जान रहा है। पिछले मेयर को तो कार्यकर्ता भी नहीं जानता था कि मृदुला जायसवाल कहां से आ गई। आपकी बात पीएम लाइव के साथ, कड़वा है पर सच है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, आपकी बात पीएम लाइव के साथ में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी श्री राजेश दीक्षित जी। राजेश दीक्षित जी, आपकी बात पीएम लाइव के साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद राघवेंद्र जी। राजेश जी, इस समय नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सभी प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं और नगर निगम चुनाव में क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपना डंका फिर से बजाएगी? बिल्कुल लगता है, लगता ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि बीजेपी फिर से डंका बजाएगी। उसका कारण है राघवेंद्र जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है। आपने देखा होगा कि इसकी सारी योजनाएं भारत की जनता के लिए है। यह जो सरकार काम कर रही है वह धर्म जाति देख के काम नहीं करती है। इसकी सारी योजनाएं भारत के आम नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए है, इसलिए जनता इसके साथ है। और आपने देखा कि जब जब चुनाव जहां जहां भी हुआ, जनता बीजेपी के साथ रही और आगे भी जनता बीजेपी को विजय दिलाएगी। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी अशोक तिवारी जी बहुत चर्चित चेहरे नहीं हैं। लोगों का कहना है कि जो है बहुत से लोग तो इनको जानते भी नहीं हैं। डॉक्टर ओपी सिंह को मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में सपा ने उतारा है, जो नगर निगम चुनावों के माहिर माने जाते हैं और सभापति भी रह चुके हैं नगर निगम के, और जनता के बीच अच्छी पैठ भी है उनकी। जनता के बीच हम लोगों ने सर्वे किया तो पता चला कि नहीं, डॉक्टर ओपी सिंह जो है बढ़त बनाएंगे और बीजेपी प्रत्याशी को जो है उनका दावा है कि हम मात देंगे इस बार। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ता है। तो अशोक तिवारी नए हो सकते हैं, कम चर्चित हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ताओं का जनाधार है, वो कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जिस दिन कमर कस के और अपने आप को मेयर प्रत्याशी मान के प्रचार में निकलेगा तो निश्चित रूप से विजय मिलेगी। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे प्रत्याशी बहुत सारे चुनाव में नए होते हैं, लेकिन पार्टी चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, न कि प्रत्याशी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अशोक तिवारी चुनाव में भारी मतों से विजयश्री दिलाएंगे पार्टी को, और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। राजेश जी, वाराणसी नगर निगम के 100 वार्डों में बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, आपका क्या अनुमान है? देखिए, मेरा जो अनुमान है वो यही है कि लगभग 80 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह काम किया है। मैं आपको बता दूं, जहां 20 साल से 50 साल से सीवर नहीं पहुंचा था, जिस वार्ड में सड़कें नहीं थी, जिस वार्ड में सड़क पे सीवर का पानी बहता रहता था, आज उस वार्डों में आप जाके देखिए, अच्छी सड़कें, और कोई वार्ड ऐसा नहीं जहां सीवर की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। आज वाराणसी नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत बदल रहा है। आप भारत के किसी क्षेत्र में, किसी जिले में, किसी जगह जाएंगे तो आपको सड़कों का जाल मिलेगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, चाहे वह राशन देने का काम हो,
चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का काम हो, हर वार्डों में उसके लाभान्वित मिलेंगे। इसलिए मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 100 वार्डों में से 80 वार्डों में अपना विजय पताका फहराएगी। क्या वाराणसी के मेयर प्रत्याशी अशोक तिवारी जी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जीत के क्रम को जारी रख पाएंगे? लगभग 3 दशक से जो है बीजेपी का मेयर होता आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, जैसा कि पिछले मेयर को उठा के देख लीजिए, मृदुला जायसवाल को जब मेयर का प्रत्याशी बनाया गया था तो कौन जानता था उनको? कौन जानता था उनको? कभी उनका राजनीतिक कैरियर। आज कम से कम अशोक तिवारी को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो जान रहा है। पिछले मेयर को तो कार्यकर्ता भी नहीं जानता था कि मृदुला जायसवाल कहाँ से आ गई। तो जब वो चुनाव में जीत सकती हैं तो अब तो 6 साल से योगी जी का जो शासन है, जो प्रशासन है, जो आज माफिया गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से आपने देखा, तमाम राज्यों में कितनी घटनाएं हुई, लेकिन यूपी में कोई घटना नहीं हुई। तो वाराणसी में तो जीत निश्चित है। मैं तो कहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, क्योंकि पीछे भी जब विधानसभा का चुनाव था तो प्रोपेगेंडा कितना फैलाया गया, योगी जी चले जाएंगे, मठ में चले जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन योगी जी ने प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की। यह पहला रिकॉर्ड है कि जिसकी सरकार हो और वो दूसरे चुनाव में भी वो पुराने चुनाव से ज़्यादा मतों और ज़्यादा सीटों के साथ वो सत्ता में वापस आए। यह आपको बिरले उदाहरण मिलेंगे। सर, नगर निगम में कई बार से बीजेपी का मेयर होने के बावजूद बहुत से लोगों की शिकायत है, दशकों से हमारे यहाँ जो है टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, सब ध्वस्त है। बहुत से लोगों का ऐसा आरोप है कि जनता त्रस्त है, बीजेपी ने कार्य नहीं कराया है। इसके बारे में आप क्या कहना है? क्या ये वोट मांगने जाएंगे तो इनको जनता जो है वोट देगी? देखिए, प्रोपेगेंडा तो हर जगह है। पार्टियों भाई बहुत सारे वार्ड में बहुत दूसरी पार्टियों के भी तो कार्यकर्ता और सपोर्टर हैं, तो प्रोपेगेंडा करेंगे ही। लेकिन आप लोग जाते हैं, सर्वे करते हैं, आज जो स्थिति पहले थी बनारस की, क्या आज वही स्थिति है? आज जो लोग बाहर से आते हैं वो खुद कहते हैं कि नहीं, बनारस बदल चुका है। आप सड़कें देख लीजिए, लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, आज हम कह रहे हैं कि आज बिजली की व्यवस्था देख लीजिए। पहले बिजली कब आती थी, कितने कितने घंटे कटौती होती थी, लेकिन आज जो पानी, बिजली, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाकी तो समाज है, दुनिया है, 100% को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। जब ईश्वर, जो भगवान जिनको हम पूजा करते हैं, उनसे सारे लोग खुश नहीं हैं, तो योगी जी और मोदी जी से सारे 100% लोग कहाँ खुश रह सकते हैं? अच्छा राजेश जी, क्या यूपी के नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बुलडोजर नीति से फायदा मिलेगा? उनकी बुलडोजर नीति तो पूरा विश्व अपना रहा है। तो यूपी में तो आप देख रहे हैं कि मांग हो रही है, अन्य राज्यों में भी मांग हो रही है कि हमको योगी मॉडल चाहिए। हमारे पंजाब से आवाज़ आ रही कि मुझे योगी जी चाहिए। यहाँ तक कि देश तो छोड़िए, पाकिस्तान में मांग हो रही कि हमको योगी जी चाहिए, मोदी जी चाहिए। आज विदेशों में बुलडोजर बिकना शुरू हो गया। लेकिन विपक्षी तो आरोप लगा रहे हैं कि ये योगी जी डरा रहे हैं, अगर उनके खिलाफ भी बोलिए तो बुलडोजर भेज दे रहे हैं कि आपका मकान सही नहीं है, गिराया जाएगा। ये कहाँ तक सही है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि बनारस में उठा के देख लीजिए, कितने ऐसे लोग हैं जिनका मकान गिराया गया। लेकिन जो अपराधी हैं, जिन्होंने लूट खसोट करके जनता का या कि गरीबों का ज़मीन हड़प करके मकान बनाया है, तो गिराएगी ही सरकार। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि डॉक्टर ओपी सिंह जो मेयर प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए थे, घोषणा होनी बाकी थी, लेकिन उनके जो है होटल पे उन्होंने आरोप लगाया कि जो है पूरा वीडियो पहुंच गया सील करने के लिए। ये कैसी मानसिकता है? ये प्रतिद्वंदिता की राजनीति नहीं है? ये क्या सही है? देखिए, ऐसा है कि योगी जी जो भी काम करते हैं नियम कानून से काम करते हैं। जरूर
कोई न कोई कमी रही होगी। और ऐसा नहीं है कि योगी जी कानून से ऊपर हो गए, योगी जी कोर्ट से ऊपर हो गए, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए। अगर इतने मकान गिराए गए, कोई ऐसा बताइए जो जाके मुकदमा किया हो कि नहीं मेरा गलत मकान गिराया गया, मेरे साथ गलत अन्याय हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब प्रोपोगंडा है। कोई भी गलत करने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है। रंगे हाथ गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति से भी पूछेंगे तो कहेगा मैं दोषी नहीं हूँ। लेकिन नगर निगम चुनाव में ही एक कार्रवाई क्यों? प्रश्न उठता है कि नगर निगम चुनाव में ही एक कार्रवाई क्यों, पहले क्यों नहीं किया गया? पहले क्या अवैध नहीं था, उनका होटल नहीं दिखाई दे रहा था 6 साल में? नहीं, नगर निगम चुनाव में बात ऐसी नहीं है। जब से योगी जी आए हैं तब से कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि आज नगर निगम चुनाव आया तो आज ही कार्रवाई हो रही है। अब यह है कि लिस्ट लंबी है, तो किसी के यहाँ आज कार्रवाई होगी, किसी के यहाँ 1 महीने बाद होगी। अब उस दौरान कोई चुनाव आ जाए तो लोग कहेंगे चुनाव के कारण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योगी जी का जो कार्य है वो निरंतर चल रहा है। जब से योगी जी आए हैं तब से वो अवैध संपत्तियों पे उनका हथौड़ा चल रहा है और गलत लोगों पे, गलत भ्रष्टाचारियों पे वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए विपक्ष है, अब विपक्ष का अगर कोई गुर्गा पकड़ा जाता है, कोई उससे समर्थित कोई है, उस पर कार्रवाई होती तो वो तो विधवा विलाप करने लगते हैं कि नहीं वो दूध के धूले हैं। दूध के धूले अगर हैं तो कोर्ट में जवाब दें, कोर्ट में दाखिल करें। ऐसे कह देने से नहीं है कि नहीं। अब आप सोचिए, आज बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो जेल में हैं। जेल में होने के बाद अगर सीबीआई कार्रवाई न करे, प्रशासन कार्रवाई न करे तो लोग कहेंगे प्रशासन निष्क्रिय है, काम नहीं कर रहा है। अगर वो काम करे और शिकंजा कसे तो लोग कहेंगे कि ये बदले की भावना से है। तो आखिर सरकार करे तो करे क्या? अच्छा राजेश जी, कुख्यात माफिया अतीक अहमद की हत्या पर आप क्या कहेंगे? क्या इसमें प्रदेश सरकार की कोई मिली भगत है या फिर सोची समझी साजिश? देखिए, ये सोची समझी साजिश है सरकार को योगी जी को बदनाम करने की। क्योंकि आप ये बताइए, अगर सरकार ऐसा कभी सोच नहीं सकती, क्योंकि सबको पता था कि फैसला आने वाला है, इनको सज़ा होनी है। और दूसरी चीज़, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो शूटर आए, तीनों शूटर 3 जिले से आए। उनके पास इतने महंगे महंगे हथियार, किसी ने अगर इसको नहीं कवर किया, अगर गाइडलाइन नहीं दिया या उस घटना को अंजाम देने के लिए अगर कोई व्यक्ति नहीं था, और आपने देखा कि उसने शूटरों ने जय श्री राम के नारे लगाए, इससे यह साबित होता है कि सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी घटनाएं की गई और नारा बाद में इसलिए लगाया गया कि सरकार बदनाम हो। लेकिन योगी जी की पुलिस क्या कर रही थी? ये तो कानून व्यवस्था पे विफल हुए। मीडिया कैमरा के बीच में हत्या करना, कानून पर सवाल तो उठाता ही इनकी कानून व्यवस्था पर। इस पर आपका क्या कहना है? फेल तो हुए हैं। देखिए, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि चूक तो हुई है पुलिस से, लेकिन ये सरासर आरोप लगा देना योगी जी पे, क्या ऐसा नहीं। बहुत सारे घटनाएं जेल में हत्या हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं कोर्ट में पेशी के दौरान हत्या हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली ऐसी घटना थी। और वो भी आप विचार करिए, 2 दिन पहले अतीक ने सब कुछ, सारा राज उगलने की बात कहा था, और इससे उन लोगों को आप ये देखिए ना कि इससे फायदा किसका ज़्यादा था। आज लोगों को ये था कि कहीं ये राज उगल देगा तो कहीं हम भी बदनाम न हो जाएं, बहुत सारे सफ़ेद पोशों का भी राज खुल जाएगा। इसलिए एक घटना कराई गई है, इसमें योगी जी का कोई हाथ नहीं है। एसआईटी का गठन भी हो गया है, योगी जी ने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया है। जिसने भी ये घटना की है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और इसको जो प्रोपोगंडा विपक्ष फैला रहा है कि ये जाति धर्म की बात कर रहा है, ये सब मिथ्या है, सब बेकार की बातें हैं। हाँ, धीरे धीरे हम कह रहे हैं कि आज जैसे बहुत सारे नेता इस बात को कह रहे हैं कि अभी भी सोचिए कितनी बड़ी गंदी मानसिकता है नेताओं की कि आज भी एक अपराधी जिसने समाज में इतना अपराध किया, किसी को नहीं छोड़ा,
चाहे वो हत्या की बात हो, बलात्कार की बात हो, लोगों की ज़मीन हड़पने की बात हो, उसके बाद भी उसके लिए लोग जी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, साहब लगा रहे हैं। तो सोचिए लोगों की मानसिकता कितनी गिरी हुई है। लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, उनको राष्ट्र, समाज, देश और दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अभी आपने देखा सरेआम हत्या राजू पाल की हुई, उमेश पाल की, उसके पहले राजू पाल की, तमाम हत्या जो उस अपराधी ने किया, उसमें आपने देखा कोई नेता बोलने के लिए नहीं आया कि गलत हुआ। और आज एक अपराधी मारा जा रहा है तो विधवा विलाप करने वाले बहुत सामने आ जाएंगे। तो ये तो वोट बैंक की राजनीति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा राजेश जी, इस समय देश में विपक्षी दल बीजेपी को हराने में जिस तरह से लगे हुए हैं, क्या निकाय चुनाव में उनकी मंशा सफल हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। विपक्षियों के पास देखिए कोई मुद्दा नहीं है। विपक्षी तो अपनी जो साख है, अपनी पार्टी, अपनी राजनीतिक कैरियर बचाने के चक्कर में लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये योगी मोदी हम लोगों का कहीं नहीं छोड़ेंगे। जैसा आपने देखा बहुत सारी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी थी अब क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी हैं, बहुत सारी पार्टियों का खात्मा हो चुका है। जो थोड़ी बहुत बची कुची हैं वो भी आने वाले समय में उनको भी डर सता रहा है कि कहीं हम लोग भी राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी न बन जाए, कहीं हमारा राजनीतिक अस्तित्व न खत्म हो जाए। तो इसके लिए सब एकजुट होकर के, लेकिन आप विचार करिए, ये सब जितने हैं सब प्रधानमंत्री बनने के लिए मार करेंगे। और आपको मैं बता दूं 24 के चुनाव के पहले ही ये सब फिर से अलग थलग हो जाएंगे, जैसे पीछे के चुनाव में हुआ है। तो इन सब का मनसा पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि वोट तो जनता को देनी है ना। और जनता समझ चुकी है कि कौन विकास की बात करता है, कौन राजनीतिक रोटी सेकने की बात करता है। मैं आपको बता दूं, आज सरकार की जितनी नीतियां हैं वो आम जनता के लिए है। कभी सरकार ने जाति धर्म देख करके कोई नीति नहीं बनाई, कोई देख करके जाति धर्म देख करके कोई काम नहीं किया। चाहे वो राशन वितरण देख लीजिए, चाहे वो आवास योजना देख लीजिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना देख लीजिए, किसी जो यहाँ तक कि शौचालय योजना भी आई, उसमें चाहे सवर्ण हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, मुस्लिम हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। इसलिए अब जनता समझ चुकी है इन सब के मंसूबे को। इसलिए ये चाहे जितना चिल्ली चिल्ला कर ले, इनका कुछ चलने वाला नहीं है। निकाय चुनाव में भाजपा में टिकट न मिलने से नाराज बागियों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या यह नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी को? देखिए ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। क्योंकि पीछे ऐसा नहीं कि नगर निगम चुनाव में ही लोगों का टिकट कटा है। बहुत बड़े बड़े नेताओं का विधानसभा लोकसभा में भी टिकट कटा। लोग नाराज हुए, लेकिन चुनाव आते आते सब लोग ठीक हो गए। सब लोगों ने सोच लिया कि भाई अगर कहीं 10 लोग एक विधानसभा से, एक निगम क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं तो मिलेगा तो टिकट एक ही लोगों को, सबको तो मिलेगा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो आने वाले समय में अगर जो पार्टी के साथ है, ईमानदारी से है, अगर वो पार्टी संगठन का विरोध नहीं कर रहा, तो आने वाले समय में उसको कहीं न कहीं स्थान मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, ये तो पार्टी किसी घर की पार्टी नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के जनता की पार्टी है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ सबको जो ईमानदारी से पार्टी संगठन के साथ लगा रहता है उसको हमेशा, मैं तो आपको बता दूं, घर से बुला करके इस पार्टी में घर से बुला करके लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया, लोगों को मंत्री और विधायक बनाया गया। अभी आप उदाहरण देख लीजिए, बनारस में ही पार्टी के साथ ईमानदारी से काम करते रहे और कोई चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया दयाशंकर मिश्र दयालु जी को, लेकिन पार्टी ने समझा कि ये ईमानदारी के साथ रहे, उनको पार्टी ने मंत्री बना दिया। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं का नाम मैं गिना सकता हूँ। अशोक यादव जी हैं, पूरी ईमानदारी से संघ से भी सिंधु परिषद से लेके काम करते रहे, वो आयोग के आज सदस्य हैं। हमारे साथ काम करने वाले वाल्मीकि त्रिपाठी जी, नहीं टिकट मिला कोई बात नहीं, इस बार पार्टी ने उनको पीसीएफ का चेयरमैन बना के सम्मानित कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब पार्टी के लोगों को भाई एक होता है
की मानसिकता थी, आदमी तैयारी कर चुका था, तो थोड़ा 2-4 दिन ऐसा रहेगा, बाकी इसमें इसका कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अच्छा राजेश जी, क्या निकाय चुनाव के जरिए भाजपा 2024 की तैयारी कर रही है, इसको क्या माना जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भाजपा तो हमेशा तैयारी में रहती है। भाजपा को किसी चुनाव में स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने अच्छा काम किया है, आपने समाज में और जनता के बीच में विकास कार्य किया है, तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तैयारी जनता पहले से ही करके रखेगी अगर आपने अच्छा काम किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को एक त्यौहार के रूप में लेती है कि चुनाव आया तो पूरी तरह से पहले से ही तैयार रहती है, उसके लिए अलग से कोई तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास का काम चुनाव के समय नहीं करती। वह उसका मुद्दा है विकास, और विकास के बदौलत ही आज आप उठा के देख लीजिए, बड़ी बड़ी पार्टियां अब क्षेत्रीय पार्टी बनती जा रही हैं। किन किन पार्टियों का क्या दशा हुआ मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज विकास के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण तक हर जगह भगवा ध्वज लहरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम विकास सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी बोल रहा है। आप विचार करिए कि पाकिस्तान में एक हमारा गलती से कमांडर छूट गया था और किसी की हिम्मत हाथ लगाने की नहीं हुई, शाम होते होते बॉर्डर पर ससम्मान ले आके पहुंचा दिया गया। अभी आपने देखा होगा यूक्रेन में क्या हुआ, खाली भारतीय झंडे की इतनी कीमत थी कि अपने देश के छात्र नहीं, दूसरे देश के छात्र ने भी हमारे तिरंगे के झंडे को थाम करके यूक्रेन से सही सलामत अपने स्वदेश पहुंच गए। ये मोदी योगी के कार्यों, विकास कार्य और इनकी नीतियों की ही देन है। ये विपक्षियों को समझ में नहीं आएगा, उनको सिर्फ विलाप करना है। उनको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है कि आज विश्व भारत के पीछे चलने के लिए तैयार है, पूरी दुनिया भारत के आगे नतमस्तक है। ये उनको नहीं दिखाई देगा। तो जिसके पीछे पूरी दुनिया चल रही है, जिनके पीछे पूरा देश, पूरा विश्व नतमस्तक है, उसको चुनाव की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऑलवेज तैयार है, कोई चुनाव आ जाए। आप विकास की बात कर रहे हैं कि विकास के बल पर अगर विकास ही पैमाना है, तो विपक्षी आरोप लगाते हैं कि छोटे से निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर पूरा मंत्री दल उतर जाता है। अगर इन्होंने विकास कार्य कराया है तो विकास के बल पर क्यों नहीं जीतते हैं? क्यों मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को उतरना पड़ जाता है इनको चुनाव जिताने के लिए? क्या ये इनके पार्षद, मेयर काम नहीं करते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कितनों बड़ा नेता हो, वह सबसे पहले एक कार्यकर्ता है। वो अपने आप को कार्यकर्ता मानता है। आज मैं आपको बता दूं, योगी जी किस जिले में कब जाते हैं, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि उनके लिए पूरा सड़क जाम कर दिया गया। आज उन्होंने लाल बत्ती की प्रथा को ख़त्म कर दिया। आज देखते हैं शहर में कितने मंत्री घूमते हैं, विधायक घूमते, पता लगता है कौन विधायक जा रहा है, कौन मंत्री जा रहा है। वो जमीनी स्तर पे काम करते हैं और अपने आप को कार्यकर्ता मान के काम करते हैं। तो कार्यकर्ता के लिए तो जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को त्योहार के रूप में लेती है, इसलिए चाहे कोई किसी पद पे हो, सबसे पहले वो कार्यकर्ता होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं राघवन जी कि हमारे यहाँ हमारा मुख्यमंत्री भी एक बूथ का प्रमुख होता है, हमारा प्रधानमंत्री भी एक बूथ का प्रमुख अपने आप को मान करके काम करता है। वह कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। आज इसीलिए ये जो आपने देखा ना कि जो पहले लोग मंत्री मिनिस्टर बनते थे, उनको एक ख्वाहिश होती थी, चार्म होता था, हमें लाल बत्ती मिलेगी, हमको ये प्रोटोकॉल मिलेगा, ये सब खत्म कर दिया इन्होंने। क्योंकि ये अपने आप को जनता का सेवक मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं, ये मान के काम करते हैं। तो कार्यकर्ता जब अपने आप को मानते हैं, मुख्यमंत्री मानते ही नहीं। जब कार्यकर्ता मानते हैं तो कार्यकर्ता का धर्म है अपने पार्टी के पक्ष में प्रचार करना, अपने पार्टी के लिए काम करना। तो कार्यकर्ता तो अपने पार्टी के लिए काम कर ही सकता है। अच्छा दीक्षित जी, अब आखिरी सवाल आपसे
आज भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन चुका है। इसके भविष्य में सकारात्मक और नकारात्मक क्या परिणाम आने वाले हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनसंख्या विस्फोट तो होने ही वाला है। जिस कदर जनसंख्या बढ़ रही है, इस पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं, चाइना ने अपने देश में जनसंख्या पे नियंत्रण कर लिया और भारत में अभी ऐसा नहीं हुआ है। यह ज़रूरी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, ये जनसंख्या विस्फोट आने वाले समय में देश का बहुत नुकसान करेगा। तो मैं तो योगी जी से, मोदी जी से कहूँगा कि इसको राष्ट्रीय स्तर पे जनसंख्या नियंत्रण कानून बना करके जनसंख्या पे नियंत्रण करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन ज़मीन तो नहीं बढ़ पाएगी ना, ज़मीन तो तनेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। संसाधन है वो तो वहीं रहेंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में अगर जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया गया तो आगे इसके परिणाम बहुत खराब हो सकते हैं। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण में तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है, नियंत्रण होना चाहिए। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत से लोग घरों से निकलते नहीं हैं वोटिंग करने के लिए, तो मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं मतदान के संबंध में? बहुत सही सवाल राघवेंद्र जी आपने पूछा। देखिए, हम देश के अगर नागरिक हैं तो मतदान हमारा अधिकार है और हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और मतदान न करने वाला, मैं तो मानता हूं कि वह एक तरह से राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। क्योंकि आपको मैं बता दूं, हमारे एक वोट की इतनी कीमत है कि अगर सही व्यक्ति का हमने चुनाव किया तो देश राष्ट्र का विकास होगा। लेकिन हम अगर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया हमने और कोई गलत चुनाव हो गया तो हम 5 साल के लिए अपने अधिकार को दूसरे के हाथों में गिरवी रख देते हैं। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मताधिकार का प्रयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी समझ के करनी चाहिए। अगर उसे राष्ट्र से, देश से प्रेम है, अगर वो अपने आप को भारतीय मानता है, किसी जाति धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भाषा का हो, अगर अपने आप को भारतीय मानता है और भारत का, हिंदुस्तान का होने पर अगर उसको गर्व है, तो मैं तो यही कहूँगा कि उसको मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और सबसे पहले मतदान, उसके बाद सारा काम या जलपान करना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा, हमारे बीच वरिष्ठ बीजेपी नेता और समाजसेवी श्री राजेश दीक्षित जी ने हमारे सवालों का बहुत ही बेबाकी शालीनता और सजगता से जवाब दिया। राजेश जी, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे स्टूडियो आपकी बात पीएम लाइव के साथ में आके जो है आपने हमारे चैनल की गरिमा को बढ़ाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। आपको बहुत 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 धन्यवाद राघवेंद्र जी। आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया और जनता तक ये आवाज़ पहुँचे। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि भाई, और बधाई दूंगा आपके न्यूज़ चैनल को भी कि आपका न्यूज़ चैनल बहुत अच्छा काम कर भी रहा है। आगे भी आपका न्यूज़ चैनल इसी तरह से आगे काम करे और जनता की आवाज़ जनता के कानों तक पहुँचाएँ आप। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पधारने